वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार कुशवाहा। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा। ओके, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा ऑडियो वीडियो पीपीटी और क्लियर। एक बार थम्स अप देके कंफर्म कर दीजिएगा। कुछ समय का 2-3 मिनट का वेट करेंगे सबके आने का, उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, आते जाइएगा सभी लोग। गुड राम सिसोदिया। गुड इवनिंग योगी अनु। नोट्स पीवाईक्यू मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर मिल रहे होंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे सप्ताह में 2 दिन। ठीक है, जो आपके दोस्त फ्रेंड हैं उनको भी वो क्लास दिखेगी, वो फ्री रहेगी सभी के लिए। ओके, आपके जो भी फ्रेंड दोस्त किसी को भी अगर मेरा कोर्स परचेज करना हो तो अतुल 10 कूपन कोड का यूज करें और 10% ऑफ मिलेगा इस पे आपको। आ जाइए सभी लोग, 2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। बढ़िया, एक बहुत अच्छे मोटिवेशन कोड के साथ फिर से हम लोग बढ़िया एक एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी क्लास अपना सेशन पूरा खत्म करेंगे और कल के लिए फिर से रिफ्रेश होंगे। ओके, चलिए आ जाइए सभी लोग, आ जाइए जल्दी जल्दी से। और पढ़ाई कैसी चल रही है राम सिसोदिया जी आपकी? कोई डाउट आउट, कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं है आपकी? टाइमिंग का आप लोग देख लेना, ठीक है, ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर लेना, वहां जो भी बनता है मुझे बताइएगा, उसके बाद मैं क्लास फिक्स करता हूँ। ओके, गुड राम सिसोदिया। पेपर फर्स्ट की अभी क्लास चल रही हुई, इस वजह से बच्चे थोड़े लेट आएंगे, है ना, कुछ स्टूडेंट लेट भी आते हैं, इसलिए थोड़ा उनका वेट करेंगे। और योगी जी आपकी स्टडी कैसी चल रही है, रिवीजन हो रहा है प्रॉपर? एक बार थम्स अप दे दीजिएगा तो उससे पता चलेगा कौन कौन क्लास में आया है, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी आप सबकी। जल्दी से आइए। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से 2 ही टॉपिक हैं, उन्हें खत्म करते हैं। स्टार्ट करें, एक बार थम्स अप दे दीजिएगा सभी
लोग तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, बढ़िया, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। चलिए हो जाइए जॉइन, जल्दी से होइएगा। चलिए, कामयाबी का इंतजार करने से सॉरी, गुड इवनिंग नालिन, आ जाइए। चलिए, अंजलि यादव, आप न्यू स्टूडेंट हैं? एक बार कंफर्म कीजिएगा। अंजलि यादव, ओके कोई नहीं, चलिए, गुड इवनिंग। चलिए, आप सभी लोग ज्वाइन होते जाइएगा, टाइम हो गया है ना। आप बाद में क्लास सेशन खत्म होने के बाद आप रुकेंगे क्लास में। ओके, चलिए, सबसे पहले देखते हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं हम लोग। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। आप ये नहीं करें कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन सही से नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने आप से ईमानदारी नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हो जाएगा, कामयाबी का इंतजार करना है, हो जाएगा तुक्के में, तो ऐसे नहीं होने वाला। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। ये कोट यही कहता है। ये देखो, ये क्या बनी है, बटरफ्लाई बनी है। ये जब तक फूलों से नहीं बैठेगी, फूलों से रस नहीं लेगी, तो अपना वो भोजन कहाँ से बनाएगी। जब तक ये उड़ेगी नहीं, मेहनत नहीं करेगी, तब तक भोजन नहीं बना सकती। इसलिए आप भी अपनी कोशिश करते रहिए। जेआरएफ हम लोग लाएंगे, इसी बार लाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर ड्रकर को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। और अगला है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, मैरी पार्कर फॉलेट को पढ़ेंगे। ये है उद्देश्यों की संगठन या उद्देश्यों का प्रबंधन। और ये है संगठन में क्या होगा। एक संगठन में क्या होगा कि भाई उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनको मिटाएंगे। वो अच्छे होते हैं, एक संगठन के लिए संघर्ष जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। क्रिएटिव संघर्ष बोला उन्होंने, रचनात्मक संघर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बताते हैं आपको, ठीक है। आगे हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, क्रिएटिव रचनात्मक संघर्ष, ठीक। चलिए, एक बार कंफर्म, ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर है ना, है ना। एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से, बताइए योगी, नालिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, थैंक यू नालिन। मैरी पार्कर फॉलेट अधिकांश कार्य संघर्ष और एकीकरण की समस्या पर केंद्रित है। मतलब इनका क्या है कि जो हमारे संगठन में, ऐसे समझिए इसे, जो हमारा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जब संघर्ष, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो उनको हम किस प्रकार से सही कर पाएंगे, और उनको सही करने का, उनकी समस्या का समाधान, जो संघर्ष है उनको मिटाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ये बताएंगे वो, और उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये एक चीज नोट रखिएगा, ये कहती हैं संगठन में संघर्ष अच्छे हैं, उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नए विचार आते हैं, ठीक है। संघर्ष अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं, क्योंकि संगठन में नए विचार आते हैं। ओके, ये याद रखें। यहाँ इनकी इंपोर्टेंट बुक है, ये भी आप याद रखेंगे। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1896, न्यू स्टेट, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स और डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी आप चारों बुक याद रखेंगे। हो सके तो आप इनको कालक्रम में भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक तो यहाँ से ये बना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जो संगठन, या सॉरी, संघर्ष से निपटने के लिए सबसे अच्छा उनका जो दिया है उन्होंने,
टॉपिक क्या है, मतलब एकीकरण बताए हैं, इंटीग्रिटी, तो इसे हम लोग एक्सप्लेन में अच्छे से पढ़ेंगे आगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, संगठन के भीतर संघर्ष को हल करने के लिए वह एक अभिनव विचार के साथ आगे आई। अभिनव विचार क्या है? रचनात्मक संघर्ष। इसे नोट कर लेंगे सभी लोग। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब क्या है? वो ये इसे नोट करेंगे कि रचनात्मक संघर्ष या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसने कहा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनता है। संरचनात्मक संघर्ष से कौन सा विचारक संबंधित है? तो आप लिखेंगे तुरंत क्या? पीटर ड्रकर। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? सॉरी, मैरी पार्कर फॉलेट, फॉलेट को लिखेंगे तुरंत आप। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक, अब आगे आते हैं। उसने संघर्ष को एक संगठन के भीतर किसी सामाजिक संपर्क के समान अपरिहार्य, मतलब परम आवश्यक परिणाम के रूप में मान्यता दी। मतलब क्या है? जो संगठन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या प्रबंधन है, उसमें संघर्ष है, वो होना भी जरूरी है। अगर आपके पास संघर्ष नहीं होंगे, संघर्ष कब होते हैं हमें? अच्छा, कोई भी बताए संघर्ष कब होते हैं? अंजलि यादव, संघर्ष कब होते हैं बताइए, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता है तो हम बताते हैं, सुनिए। आपके घर में संघर्ष कब होते हैं? दो लोगों के बीच में। कोई सही होगा तो कोई गलत होगा, लेकिन सही गलत वहां कोई नहीं होता। किसी के इनके जो विचार होंगे तो नहीं मिल रहे होंगे, और इनके ही विचार नहीं मिल रहे होंगे। मतलब एक जन के विचार मॉडर्न होंगे, जैसे मान के चलिए एक पिता और एक बेटे के कभी आपस में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? उसको इस पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कैसे नहीं बनती। क्योंकि एक जो बच्चा होता है ना, उसके विचार हरदम अच्छे होते हैं, नए होते हैं। संघर्ष बना ही रहता है कि हमारी मानो हमारी मानो। इस वजह से ऐसा ही संगठन है। संगठन में जब नए लोग आएंगे, होंगे सभी लोग, तो उसमें संघर्ष तो होंगे कि भाई ये चीज अच्छी है। और मैरी पार्कर फॉलेट कहती है संगठन में संघर्ष जरूरी है होना, तभी हमें नए नए विचार आएंगे उससे। ठीक है, उन्होंने एक संगठन में संघर्ष को अच्छा माना है। क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बन सकता है कि संगठन में संघर्ष को अच्छा किसने माना? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पीजीटी में भी बन सकता है। तो किसने माना? फॉलेट ने, मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। इसे असंगतताओं के व्यर्थ प्रकोप के रूप में नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या है? ये व्यर्थ नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि ये संघर्ष है इसे छोड़ो, इसमें कुछ नहीं देना, उस पर ध्यान देना है क्यों है, उससे क्या विचार, जो हम आपको बताए हैं। बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक रूप के मूल्यवान मतभेद सभी संबंधित संबंधितों के संवर्धन के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं। सामाजिक रूप से मूल्यवान है मतभेद आपके, वही बात है, जो मतभेद है वो मूल्यवान है हमारे लिए। ठीक है, उनसे पता चलता है क्या नया आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ सबको क्लियर है? एक बार थम्स अप दीजिए, बताइए यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अंजलि, नालिन, योगी, अनु, गुलनाज, आपको कोई प्रॉब्लम? राम सिसोदिया, एक बार थम्स अप दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए। आई होप आप लोगों को नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। अंजलि यादव, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आया कि नहीं? ओके, गुड अंजलि। चलिए, अब वो क्या है कि 4 प्रकार बताती हैं संघर्ष को निपटने के लिए, सॉरी 3 प्रकार बताती हैं। ठीक है, तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। पहला वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब जानते हैं आप? डोमिनेशन। वर्चस्व मतलब क्या होता है? जैसे कोई ताकतवर है तो वो छोटे को दबाएगा, अपना वर्चस्व, आधिपत्य, है ना, उस पर अपना कब्जा करेगा कि भाई तुम मेरी मान। और छोटे के जो अधिकार या कर्तव्य होंगे या फिर उसके लिए जो विकास के रास्ते होंगे वो बंद हो जाएंगे। वो जिसके अंदर रह रहा है उसी के अंदर है। तो वो कहती हैं जो संघर्ष है, संघर्ष को निपटाने के लिए वर्चस्व जो है वो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे, वो हम लास्ट में उसे एक्सप्लेन हम करेंगे, लेकिन इसे याद रखेंगे। सबसे अच्छा माना एकीकरण। इस पे क्वेश्चन बने हैं पिछली बार भी, प्रॉपर बन रहे हैं।
तो वर्चस्व क्या है, जैसे मान के चलिए संगठन में कोई संघर्ष है और जो आपका उच्च अधिकारी है वो छोटे पर अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, तो इससे क्या होगा, संघर्ष समाप्त नहीं होगा, दोनों में अच्छी पटेगी नहीं। ठीक है, तो उनका मतलब है कि भाई वर्चस्व संगठन के लिए जो संगठन में संघर्ष है, वर्चस्व उसके लिए खराब, वर्चस्व आपके ऊपर रहेगा तो आपके संघर्ष खत्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ अब हम लोग किताबी भाषा में देख लेते हैं ना। संघर्ष को हल करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन आसान तरीका कैसा है बताइए कैसे है? ये आसान तरीका ऐसा है कि भाई मैं बड़ा हूं, मेरे स्टूडेंट छोटे हैं, तो मैंने उनसे कहा डंडे से, जैसे छोटी क्लास में नहीं होते थे, टीचर कहता था आपको याद ही करना है, आपको रटना है, तो उस समय टीचर का वर्चस्व था बच्चों पर, तो वो सिंपल तरीका था, वहां कुछ भी नहीं, भाई बच्चे कुछ कह ही नहीं पाते थे तो वहां टीचर का वर्चस्व था, सबसे आसान तरीका, टीचर ने डंडा उठाया, बच्चे कब्जे में। ठीक, क्यों किया है, दूसरे पक्ष को शक्ति, जबरदस्ती और अधिकार आदि को चुप करा देता है, बच्चे कुछ भी नहीं कह पाएंगे उस समय, एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे का, तो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आसान तरीका है। ठीक, कि भाई सिंपल सा तरीका है, चुप करा दो उनको तो वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, और जैसा हम कहेंगे वैसा करते रहेंगे। संघर्ष का समाधान अल्पकालिक होगा, मतलब क्या होगा कि भाई आप बच्चों को, ठीक है थोड़ा ही आप करा सकते हैं चुप, लेकिन अगली क्लास में नहीं करा पाएंगे जब उनके इतने ऊपर से हो जाएंगे, ऐसा ही ये कह रहे हैं। भाई किसी भी संगठन में अगर आप वर्चस्व बनाए रखते हैं तो जरूरी नहीं कि ज्यादा टाइम तक चले, वो थोड़े ही समय के लिए रहेगा। कैसे रहेगा थोड़े समय के लिए, भाई जो आपके अंडर है जब उसे सुविधाएं नहीं मिलेंगी और आप उसका एक तरफ से शोषण ही कर रहे हैं, जब आप उसके ऊपर आप अपना वर्चस्व किए हैं तो उसका शोषण ही हो रहा है, तो एक दिन उसका टेम्परेचर हाई होगा और फिर वो गुस्सा होगा, संगठन में काम तो कुछ ना कुछ खराब होगा। ठीक, आया समझ में? अब आता है, देखो वो कह रहा है कि प्रवृत्ति के खिलाफ विद्रोही प्रकृति जल्द ही दिखाई देगी, जब भाई कर्मचारी जो होगा संगठन में उसका टेम्परेचर गर्म, समझ लो फिर कुछ नहीं, फटना ही है उसे, यानी टकराव फिर से होगा, तो फिर से संघर्ष होगा, तो ये निपटने का तरीका सही नहीं है, वर्चस्व जो है संघर्ष से निपटने का तरीका सही नहीं। ठीक है, तो अगर पूछ लेते हैं यहाँ मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार संघर्ष से निपटने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो एकीकरण, और सबसे आसान तरीका कौन सा है, घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या है, कहाँ गया ये मेरा, हाँ वर्चस्व, डोमिनेशन, सबसे आसान तरीका है लेकिन अल्पकालिक है। ये हमने जो आपको शब्द दिए हैं ये आप बहुत अच्छे से याद करना कि भाई वर्चस्व संघर्ष से निपटने का आसान तरीका है, अल्पकालिक है। ठीक है, लेकिन इसमें विद्रोह जल्दी दिखाई देते हैं, टकराव इसमें फिर से होता है, ये है कि इसमें संघर्ष जो होते हैं परमानेंटली के लिए बंद नहीं किए जा सकते, मतलब संघर्ष चलता ही रहेगा। ठीक, आगे बढ़े, यहां समझ में आया आप सबको? एकीकरण क्या है, गुलनाज इस पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमने आपको टच करा दिया, नहीं आप पूछते कि सर जब ये सबसे खराब तरीका है, ये आसान तरीका है, तो उनका कठिन तरीका कौन सा है और अच्छा है, तो इसलिए हमने यहाँ बताया एकीकरण, उसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके गुलनाज, चलिए अगला आता है समझौता। समझौते में क्या है, जैसे मान के चलिए समझौता, जैसे हम और आप क्या कर रहे हैं कि भाई कुछ चीजें हमारे पास है, कुछ आपके पास है, तो एक समझौता कर लेंगे, हम दोनों का काम अच्छे से चलेगा, लेकिन वो भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। जब हमारे पास आपसे अच्छी चीजें होंगी जिनसे हम आपसे पैसा कमा सकेंगे, तो वो हम देंगे आपको, नहीं देंगे, है ना। समझौता ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, जो हमने क्या वर्चस्व किया था उससे थोड़े टाइम तक चलता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। ठीक, इसलिए वो कहती हैं ये उससे थोड़ा कठिन तरीका है, लेकिन ठीक है, इससे भी थोड़े अधिक समय के लिए हम कर सकते हैं संघर्ष कम, लेकिन ज्यादा समय तक के लिए नहीं, मतलब ये फिक्स नहीं है कि हम ज्यादा समय तक के लिए कर लें संघर्ष कम। ठीक है, तो आता है दूसरे नंबर पे, इसे हम समझते हैं। यह सबसे आम तरीका है जिसका लोग संघर्ष को हल करने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ दोनों पक्ष आम सहमति तक पहुंचने की इच्छा का एक हिस्सा देने के लिए सहमत होते हैं। क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम लोग एक दूसरे कंट्री ट्रीटी करते हैं, समझौता होते हैं,
कि हम लोग एक लक्ष्य रखते हैं और उसके आगे चलते हैं। कभी कभी समझौते टूट भी जाते हैं, युद्ध होते हैं दो कंट्री में। ऐसा ही यहाँ है, संगठन में समझौते भी होते हैं साथ साथ लक्ष्य पाने के लिए, लेकिन क्या है, सिंपल है, ज्यादा समय तक नहीं चलता है। आगे आते हैं। इस माध्यम के साथ समस्या यह है कि बहुत से लोग इस पद्धति के माध्यम से अपने विवादों को हल करने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ना और कुछ त्यागना पड़ता है। मतलब क्या हुआ? अब हमें आप बताइए, हम आपसे कहें कि आप हमसे समझौता कर लीजिएगा, जैसे हम और आप पढ़ते हैं, आप दोनों हमसे समझौता कर लीजिएगा, तो समझौता कब होगा? हमें अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमें अपना टाइम टेबल छोड़ना पड़ेगा यदि आपसे हमें समझौता करना है। अगर आप हमसे होशियार हैं, ठीक है, या कोई भी बंदा, कोई भी उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, तो जो होगा वो क्या करेगा, कुछ आपको दोनों को समझौता होगा, बराबर लेवल पे होगा। आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ त्यागना पड़ेगा तो इनको त्यागना पड़ेगा, तभी समझौता होगा। लेकिन समझौता ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि लोग करते नहीं, क्योंकि उन्हें ये भय बना रहता है हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा, इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए एक बार, एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से। अंजलि, गुलनाज, कोमल, योगी, नालिन, राम सिसोदिया। ओके, गुड नालिन। अब आता है इंटीग्रिटी। देखो गुलनाज, आप पूछ रही थी सर, इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन एंड एकीकरण दोनों एक ही है हिंदी इंग्लिश। ठीक है, एकीकरण या इंटीग्रेशन क्या है? एकीकरण, एकीकरण में क्या होता है, आइए। फॉलेट ने इसे संघर्ष का हल करने का सबसे अच्छा तरीका माना है। आ गया क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? एकीकरण। ओके गुलनाज, माना क्योंकि इसमें इच्छाओं का त्याग नहीं है, आपकी जो इच्छा है उसमें त्याग नहीं है। समझौता में त्याग था कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, बल्कि पार्टियों की इच्छा को एकीकृत किया जाता है। आपकी क्या इच्छा है, मेरी क्या इच्छा है, दोनों को ज्वाइंट करेंगे और हम लोग बढ़ते जाएंगे, फिर कोई संघर्ष नहीं होगा। ठीक है, साथ ही वह कहती हैं मैरी पार्कर फॉलेट, यह समझौते से बेहतर है क्योंकि यह न केवल मौजूदा संघर्ष को हल करता है बल्कि नए विचार भी उत्पन्न करता है, नवाचार और रचनात्मक क्रिएटिव को जन्म देता है, क्रिएटिविटी को जन्म देता है। इससे तकनीकों का बेहतर उपयोग होता है और समय और संसाधनों की बचत होती है। जब हम लोग इंटीग्रेशन हो जाएगा तो जो चीजें हमारे पास संसाधन होंगे और हम लोगों के दोनों के उद्देश्य सेम है, सेम उद्देश्य है, तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह काम करेंगे, समय बचेगा, पैसा बचेगा, संसाधन बचेगा, बचेगा। बताइए, जैसे मान के चलिए आप दो तीन लोग स्टूडेंट है, ठीक है, दो तीन लोग हैं आप लोग, और आप लोगों का गोल क्या है, जेआरएफ करना। ठीक, अब क्या होगा, बुक एक है आपके पास, मतलब आपके पास क्या है, आपके 10 यूनिट है, 10 यूनिट में आपको 10 बुक है। ठीक, सबकी अलग अलग है, सारे स्टूडेंट की अलग अलग नहीं, यूनिट की अलग अलग। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पैसा बचाने के लिए, अपना समय बचाने के लिए, भाई समय भी बचेगा, इससे कैसे बचेगा, आपने एक से कहा भाई एक काम कर, तू इंडियन पॉलिटी पढ़ ले, ठीक है, इससे कहा भाई तू कंपैरेटिव पढ़ ले और तू पबैट पढ़ ले, तीनों ने अलग अलग पढ़ा, तीनों ने एक दूसरे को समझाया, एक का दूसरा यूनिट पढ़ने में समय नहीं लगा, उसने समझ लिया, हो गया काम। मतलब ये है, एक बंदे को 10 यूनिट पूरे पढ़ने ही नहीं पड़े और काम हो गया, हो गया। ये होती है ग्रुप स्टडी, मतलब दोनों ने एकीकरण हो गए भाई, उनकी देखो पुस्तक लेने का खर्चा भी बचा, संसाधन ज्यादा इकट्ठे करने भी बचा, बचा, ये टेबल लैंप ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं भाई, वहीं एक कमरे में बैठे, सबका एक गोल है और आराम से सब लोग चल रहे हैं। समय भी बचता है भाई, 10 यूनिट कौन पढ़ेगा इतने जल्दी जल्दी, समय अगर कम रहता है, जैसे मान के चलो एक दो महीने में एग्जाम है, क्या करें, यही चीज है। आगे आता है, एकीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करता है। स्थायी रूप से कैसे? इसमें दोनों लोगों को फायदा है, संसाधन नहीं लेने पड़ेंगे, जिनके पास जो होगा वो यूज कर लेंगे एक दूसरे के, समय बचेगा, टेक्निक का बेहतर उपयोग होगा, है ना, कुछ नए विचार आएंगे कि भाई ये ऐसे कर सकते हैं, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं,
ये एग्जाम्पल है ना। संगठन में आप सोचिए, ये चीजें हैं। ठीक, यहाँ बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी का कोई डाउट? गुलनाज, नालिन, अंजलि, आप पहली क्लास है आपकी, है ना? चलिए आगे बढ़े, थम्स अप दीजिए एक बार और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या है, एकीकरण प्राप्त करने के कदम बताए उन्होंने, स्टेप्स ऑफ अचीव इंटीग्रेशन। मतलब अब क्या है भाई, हमने, इन्होंने थ्योरी तो दे दी, भाई उसे कैसे करेंगे ये भी तो बताओ। तो ये बता रही है कि भाई हम ऐसे ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मतभेदों को दबाने के बजाय खुले में रखा जाए। मतलब क्या हुआ, देखो इसे ऐसे समझिए आप, आपकी फैमिली है, ठीक है? अगर आपकी फैमिली में किसी के कोई मतभेद है और लोग अपने पास छुपा के रखते हैं, दो लोगों के बीच रखते हैं, और तीसरे से वो कह रहे हैं कि ये हमारा ऐसा है कि भाई ये मतलब ये है, दो व्यक्ति हैं, ठीक, तीसरे की बात कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसे नहीं किया और इन्होंने गलत किया, आप इससे जाके डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि आपने ऐसा किया। तो इनका यही कहना है कि जो भी आपके मतभेद हैं, चाहे घर में हो, मतलब घर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, संगठन में हो, प्रबंधन में हो, तो वहां क्या है, जो भी आपके मतभेद हैं उन्हें आप मिडिल में रखें, ताकि सबको पता चले क्या चीजें कैसी है, क्यों है। इनसे क्या होगा, एक अच्छा संघर्ष कभी होएगा नहीं, एकीकरण प्राप्त कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन प्राप्त कर लेंगे। जब आप मतभेदों को सामने रखेंगे, दबाएंगे नहीं, खुले में रख देंगे, सबको पता चल जाएगा। ओके, अगला आता है, संघर्ष या समस्या की विस्तृत जांच, अर्थात इसके सभी महत्वपूर्ण और साथ ही छोटे विवरणों को समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी फैमिली को ले लेते हैं। फैमिली में भाई लड़ाई क्या है, भाई बहन की लड़ाई कैसे हो जाती है? फ्रिज में गर्मी का टाइम है भाई, पानी नहीं भर रहे हैं और पानी पी रहे हैं, तो मान के चलिए लड़ाई, अब लड़ाई धीरे धीरे बढ़ भी जाती है, बढ़ भी जाती है। तो कारण क्या था भाई, फ्रिज में पानी नहीं भरा था। तो उनका कहने का मतलब है, ऐसे ही संगठन में जो छोटे छोटे कारण हैं उनको हमें पता लगाना है, क्यों हो रहे हैं संघर्ष। ठीक, वो पता लगाइएगा, वो आप पता लगा लेंगे और दोनों में क्या हो जाएगा भाई, दोनों उन चीजों को समझेंगे कि हम लोग गलत लड़ रहे थे, तो आपका हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं, संघर्ष का अनुमान लगाना यानी उससे बचना नहीं बल्कि गले लगाना। मतलब क्या है, संघर्ष है, संघर्ष ये नहीं कि हम इससे निपटेंगे नहीं, चल रहा है चलने दो, उसे गले लगाइएगा, उसे देखिएगा कैसे है, क्यों हो रहा है। शायद वो कोई अच्छी चीज होने का संकेत दे रहा हो, अपने आप को अपडेट करने का संकेत दे रहा हो, है ना? ऐसी चीज के रूप में है जो एक संगठन में अपरिहार्य है, मतलब परम आवश्यक है। वही बात कही है कि संगठन में संघर्ष परम आवश्यक है, संघर्ष की आवश्यकता है, होगा तो हम अच्छे से अच्छा कर सकेंगे, नए नए विचार आएंगे। ठीक, आदेश को अव्यक्तिकरण, डिपर्सनलाइज। मतलब क्या है, जो ऑर्डर देंगे आप, वो आपका कोई व्यक्तिगत नहीं होगा कि भाई जाओ तो हमारी फाइल लेके आओ, भाई जिसका जो है वो उसे ही दें। आप मान के चलिए आप किसी से कुछ कह देते हैं, उसका काम है नहीं, वो अपने काम में व्यस्त है, आप उसे कह देते हैं जाइए, तो ये नहीं दें आप कि जाइए मेरा घर से टिफिन लेके आइए, ये नहीं। मतलब व्यक्तिगत नहीं, जो है संगठन के वही दीजिए। आप व्यक्तिगत काम कराने लगेंगे तो संघर्ष होंगे ही, भाई जिस काम के लिए बुलाया गया है वो करा नहीं रहे, तो क्या होगा? ठीक है, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। चलिए, ये आया समझ में? बताइए जल्दी से, एक बार थम्स अप दीजिए। नालिन, अंजलि, सिमरन, आप लोगों को आया समझ? राम सिसोदिया जी, बताइए जल्दी से। ओके गुड। अब क्या है, एकीकरण में बाधाएं हैं कुछ, क्यों है भाई? एक चीज बताइए आप अपना भला कब सोच पाएंगे? जब आप थोड़े तार्किक होंगे, समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान ज्ञानी होंगे, परिपक्व होंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हमें एकीकरण करना चाहिए, क्या फायदे होंगे, क्या नए विचार आएंगे। जो बुद्धिमान नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा, वो तो कहेंगे इसी का फायदा है सब कुछ, तो वो करेगा ही नहीं। और पहली बात, जो बुद्धिमान होगा वो आपसे करेगा ही क्यों, जो ज्ञानी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, एकीकरण के लिए वो कहते हैं संघर्षों को हल करने के लिए बुद्धि, ज्ञान और परिपक्वता की, मैच्योरिटी की कमी है।
इसमें क्या हुआ कि भाई सारे लोग नहीं है वहां पढ़े लिखे, एक संगठन में सारे लोग नहीं हो सकते, है ना। जब एक अच्छा संगठन होगा जो समझ लीजिएगा बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा होगा, सबसे बड़ा संगठन होगा, तो वहां ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इन्होंने बताया एकीकरण में, एकीकरण लाने में या करने में क्या समस्या है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, मेच्योर नहीं है, उन्हें बस यही लगता है कि वो क्या समझते हैं कि हम अपना आधिपत्य कर लें और हम सारे काम कराएं, ये है उनके अंदर, लालच है उनके अंदर, इस वजह से नहीं हो पाता। वर्चस्व का आनंद लेने की लोगों को आदत है, वही बात आई, जैसे मैं हूं, ठीक, छोटा बच्चा है, या फिर ग्रुप में कोई है आपके संगठन में, दोनों लोग क्या कहेंगे, जो आपसे उच्च अधिकारी होगा वो कहेगा यार हम छोटी की बात क्यों माने, तो वो अपना वर्चस्व जमाएगा, उसके ऊपर आधिपत्य करेगा कि भाई तू मेरे अंडर रहेगा, मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम करेगा, मतलब एक बड़े को लालच है, ठीक है। 2 मिनट वेट। तो बड़े को लालच है कि भाई हमारी लोग माने बात, ठीक है, इस वजह से वो एकीकरण भी करना नहीं चाहते, मतलब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही कहा बुद्धिमान और परिपक्व नहीं है, भाई जो बड़ा है वो उसे परिपक्व होना चाहिए, मेच्योर, कि भाई इससे काम होगा, नए विचार आएंगे। देखो व्यक्ति चाहे इतना भी छोटा हो, उससे आपको सीखने को मिलेगा, चाहे आप बच्चे से भी सीख सकते हैं, एक साधु से भी सीख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी स्तर का, आप उससे सीख सकते हैं, ठीक। जैसे बच्चा क्या है, बच्चा कोई भी चीज दे देता है, बच्चा कोई भी चीज नहीं देता है, ये चीजें सीखना चाहिए हमको, कितने भोले होते हैं बच्चे। ऐसे लोग हमेशा एकीकरण के बजाय वर्चस्व के जरिए संघर्ष को हल करना पसंद करते हैं। संघर्ष को हल कैसे करेंगे, क्या वर्चस्व बना रहे हमारा, उसी से हम ठीक है, हमारी चल रही है परमानेंट, वही रहे, ये चीज है। अब अगला आता है व्यवहारिक सहमति प्राप्त करने के बजाय किसी चीज के सिद्धांत और बौद्धिक समझौते पर बहुत अधिक ध्यान देना, मतलब क्या है, व्यवहारिक नहीं लाना चाहते भाई, ये सिद्धांत के अनुसार संघर्ष को हल करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक, बौद्धिक समझौता पर ध्यान देते हैं कि भाई हाँ इसे हम देख लेंगे हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे नहीं, व्यवहार में लाना नहीं चाह सकते, ये लोग अप्लाई नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि जैसे मान के चलिए, ऐसे समझिए, आप हैं, आप एकीकरण क्यों करेंगे जब आपके पास बुद्धि है, और आप जैसे हमने पहले बताया था आपके पास बुद्धि है, ठीक, आप उस बुद्धि का प्रयोग पैसा कमाने में कर रहे हैं, तो आप छोटे से आप क्यों वो करेंगे एकीकरण, आप तो कहेंगे भाई हम अपनी इंटेलेक्चुअल का पैसा क्यों मतलब फ्री दें, समझौता आप करेंगे, है ना, फिर पैसे होंगे तभी आओ, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, आप एकीकरण नहीं करेंगे, है ना। चलिए, सुलह के लिए आवश्यक भाषा के उचित रूप का प्रयोग, असमर्था, मतलब सलाह करने के लिए, ठीक है, भाषा सही नहीं है, भाषा उचित नहीं है, मतलब इसका क्या होता है भाई, भाषा का प्रयोग नहीं होता, दोनों में कम्युनिकेशन वन में, मतलब एक समतुल्य नहीं होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन करने में कम्युनिकेशन करने में असमर्थ है, ठीक, इस वजह से वो इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, एकीकरण नहीं कर पाते हैं। अगला है नेताओं का अनुचित प्रभाव, नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं है, मतलब नेता जो पहले ही से अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, कुछ भी आए या ना आए, जो भी लीडर है आपके संगठन का, उसका प्रभाव ही खराब है, मतलब उसका प्रभाव सही नहीं है, ना वो मोटिवेशन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना उसके पास कोई नए विचार है, वो तो सिर्फ चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये चीज है। प्रशिक्षण की कमी, ट्रेनिंग नहीं है, ठीक, प्रशिक्षण तो आप जानते ही हैं, तो इन चीजों को हमको समझना है, ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, पूछ लेते हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए, किसी का कोई डाउट हो, अंजलि आपका कोई डाउट है, बताइए, नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है MBO। आप लोगों ने सुना होगा, पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखो वो देख ले हम लोग क्वेश्चन यहाँ कैसे बनता है। क्वेश्चन ये तीनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। परचेस, समझौता, एकीकरण, और एक और दे देंगे बातचीत। क्या हो जाएगा इसका मतलब? पूछ लेंगे इनमें से कौन सा गलत है, ठीक। या ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से संघर्ष से निपटने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, एकीकरण। इसमें से घुमा देंगे हम, है ना। कौन सा आसान तरीका है, वर्चस्व। ठीक है, याद रखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन जब हम लोग लगाएंगे मंडे से, तब हम लोग वहां कंफ्यूज डाउट जो भी होंगे वहां क्लियर करेंगे। ओके ओके योगी। MBO सबसे पहले ये याद रखेंगे किसने दिया, पीटर ड्रिकर। ठीक है, ये लिखा है, इसे याद रखना। इनको पता क्या कहा जाता है, आधुनिक कॉर्पोरेट प्रबंधन का जनक। इसे भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला आता है इनकी बुक, याद रखना, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954। इसमें इन्होंने क्या दिया है, इसमें डेवलप द मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, MBO दिया है, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन। ओके, कौन सा अंजलि, कौन सा पॉइंट? लास्ट में प्रशिक्षण की कमी, है ना। अंजलि, चलिए कोई बात नहीं। इनकी और बुक याद रखेंगे, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव 1966, मैनेजिंग वन सेल्फ। ठीक है, ये याद रखेंगे। पहला पॉइंट ना अंजलि, चलिए आगे अब ये टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके अंजलि, आगे हम आप हमें रिमाइंड करा देना। चलिए, प्रबंधन सॉरी प्रदर्शन प्रबंधन दृष्टि जो कर्मचारियों के उद्देश्य और कंपनी के उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने की बात करती है। मतलब क्या है, उद्देश्यों के प्रबंधन इस थ्योरी में ये क्या बताती हैं कि जो कंपनी के उद्देश्य हैं और सॉरी कंपनी के जो उद्देश्य हैं वो कर्मचारियों के उद्देश्यों के बीच कैसे संतुलन बनाए रखे, कैसे संतुलन बनेगा, तभी तो कंपनी के लिए कर्मचारी अच्छे से काम करेंगे। इस चीज के बारे में ये बताती हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं क्या है। कर्मचारी और उसके प्रबंधन के बीच संयुक्त बातचीत, मतलब जो मैनेजर है और कर्मचारी उनके बीच बातचीत होना चाहिए। ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी ले जाए, डायरेक्ट फेस टू फेस बात हो कि हम लोगों के उद्देश्य क्या है, कैसे काम करना है, कैसे चलेंगे, तभी हम लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। आगे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, स्मार्ट। ये पूछ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, किसने दिया। एक चीज यहाँ याद रखेंगे, पीटर ड्रिकर पॉइंट लीडरशिप टर्म, ये सिद्धांत किसने दिया, पीटर ड्रिकर। अब आते हैं दक्षता की तुलना में प्रभावशीलता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए दृष्टिकोण तैयार किया। मतलब क्या है, प्रभाव कितना ज्यादा है, पढ़ा लिखा तो ठीक है, दक्ष तो वो सही है काम में, ठीक है, इफेक्टिव देन एफिशिएंसी, दक्ष तो वो सही है, लेकिन प्रभाव उस पर कैसे पड़ता है, अपने लीडर का प्रभाव कैसे पड़ता है। अच्छा पड़ेगा तो अच्छे काम करेगा, खराब करेगा तो खराब होगा काम, है ना। आगे आते हैं, इसलिए यह तरीका अधिक प्रतिबद्धता, परिपक्वता और जिम्मेदारी लाने में मदद करता है। मतलब क्या हुआ, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी कमिटमेंट। क्या होता है, ये संबंध जब आपको उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त है, ठीक, कि हमें क्या करना है, हमारी कंपनी के उद्देश्य क्या है, हमारे संगठन के उद्देश्य क्या है, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हम लोग उन काम को करने के लिए मेच्योर भी हो जाते हैं कि भाई अब करना है, और उनमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी सीखें और परिपक्व हो जाए, यही होता है। आगे आते हैं, पीटर ड्रकर ने कई शर्तें निर्धारित की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। एक संगठन में उद्देश्यों के प्रबंधन के लिए उन्होंने कई शर्तें बताई जिनको पूरा किया जाना चाहिए एक संगठन में, तभी उद्देश्य प्राप्त होंगे। ठीक है, देखते हैं। कर्मचारियों के साथ उद्देश्य निर्धारित करना, मतलब क्या है, जो उद्देश्य है कर्मचारियों के साथ बैठ के डिस्कस होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमारे उद्देश्य हैं, ऐसे गोल है। जब कर्मचारियों को वो चीज समझ में आ जाएगी कैसे उद्देश्य है, तो उन्हें पता चल जाएगा
कि हमें क्या करना है। ये नहीं कि आज कर्मचारी आया, आज का टास्क दिया हमने कि ये काम करना है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसे ये लगेगा कि भाई जानवर को घास दे रहे हैं और वो खाए जा रहा है, अगले दिन फिर आएगा, घास आएगा, फिर खाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। उसे आप उद्देश्य बता देंगे कि क्या है हमारी कंपनी का टारगेट, बता देंगे कि 1 महीने का टारगेट हमारा ये ऐसे ऐसे चलना है, बस एक बार छोड़ देंगे, फिर वो दिन रात लगा रहेगा और आपका जो गोल होगा उसे अचीव करेगा। ठीक है, मतलब आपके गोल कंपनी के गोल है ना, वो ऐसे प्रभाव करता है, अपना प्रभाव डालता है। मोटिवेशन में पढ़ा था हमने, अंजलि पिछली क्लास रिकॉर्डेड पढ़ी है, उन्हें आप देख लीजिएगा, तो उसे आपको मोटिवेशन थ्योरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब तक आप पिछली क्लास नहीं देखेंगी आगे हो सकता है ना आए समझ में, अगर आपने पढ़ा है पहले तो आपको आ सकता है समझ में। ओके, कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी वो क्लास खत्म कर दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। उद्देश्य मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों स्तर पे होना चाहिए, मतलब संख्या उनकी ठीक होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारे बहुत ज्यादा उद्देश्य है और उनकी सुविधाएं कुछ नहीं। गुणात्मक मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, एनवायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इनको यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना है पिछली बार। पीटर ड्रकर के अनुसार उद्देश्य कैसे होना चाहिए, मात्रात्मक या गुणात्मक? ठीक है, केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक? तो क्या है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों स्तर पर तैयार किए जाने चाहिए। ठीक है, उद्देश्य चुनौतियों और प्रेरक होने चाहिए, मतलब क्या है, उद्देश्य में क्या चैलेंजेस होना चाहिए, और उद्देश्य जो हम मतलब चैलेंज कैसे होना चाहिए, चुनौतियां होने चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, ये नहीं कि नॉर्मल है। और उनको मोटिवेट भी, भाई उन्हें प्राप्त करके हमें मोटिवेशन भी प्राप्त होना चाहिए कि हाँ हमने किया है और हमें इतना इंसेंटिव मिला है, ये मिला है, वो मिला है। ठीक है, मतलब ये कि जैसा कंपनी के साथ आप करेंगे वैसा कंपनी आपके साथ करेगी, आप भी अच्छे से चलेंगे। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो भी आप उद्देश्य दें उनसे जो आपके कर्मचारी एम्प्लॉय हैं वो प्रेरित हों, मोटिवेट हों। ये नहीं कि फालतू के उद्देश्य दे दिए ये करे जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उससे कोई काम नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़े। स्तर प्रबंधन रिपोर्ट के बजाय कोचिंग और विकास के स्तर पर मामलों की स्थिति का दैनिक प्रतिक्रिया, मतलब क्या है, जो हमने गोल फिट कर लिए थे उद्देश्य, अब उनकी हम लोग दैनिक रिपोर्ट देंगे कि भाई डे बाई डे क्या चल रहा है। ठीक है, उनमें भाई डे बाई डे क्या चल रहा है, विकास के स्तर देखेंगे, ठीक है, कोचिंग देखेंगे कि भाई ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। उद्देश्य एक बार देना है आपको, तय करना है, लेकिन दैनिक जो प्रक्रिया है डे बाई डे क्या चल रहा है, उन उद्देश्यों पर काम कैसा चल रहा है, कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, तो इन चीजों को देखना। ओके, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक है, तो इसे याद कर लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं है वैसे। ठीक है, नॉर्मल है, छोटा सा है। मैंने क्योंकि पवेड में देखो काफी फादर है, ठीक है, ठीक, मैनेजमेंट फादर और शब्दों के अलग हैं, थ्योरी के अलग हैं, ये चीजें याद रखना। अंजलि आप याद रखिएगा, पिछली क्लास देख लीजिएगा। ओके, इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कार, मान्यता, प्रशंसा और प्रदर्शन संबंधी वेतन की आवश्यकता, मतलब जो हमारे इच्छित उद्देश्य थे जो हमने प्राप्त किए हैं, जो सभी की इच्छा थी, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, पुरस्कार, रिवार्ड देना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट एमबीओ के स्टेप क्या है, ठीक, चरण क्या है, तो पीटर ड्रकर है डेवलप 5 स्टेप टू पुट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इनटू प्रैक्टिस। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन को व्यवहार में लाने के 5 चरण बताए हैं, ये आप याद रखना, जिसे क्या कहते हैं, स्मार्ट, शॉर्ट में स्मार्ट। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्मार्ट टर्म किसने दी या स्मार्ट किसने दिया, देंगे पीटर ड्रकर, तुरंत पीटर ड्रकर लगाइए। क्वेश्चन देखो पवेड में रिपीट होते हैं, इतनी बात याद रखना, बस क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, वहीं में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पवेड का सिलेबस बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, हो सकता है हम लोगों ने 10 क्लास की होंगी और पवेड खत्म हो गया, या 9 पवेड खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे स्मार्ट। स्मार्ट का वो क्या पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, विशिष्ट, मापने योग्य, एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार योग्य होना चाहिए, रियलिस्टिक्स मतलब यथार्थवादी कि हाँ होगा तो होगा। ठीक, यहाँ यथार्थवादी हम लोग आईआर में पढ़ेंगे अच्छे से, यथार्थवादी है क्या, लेकिन यहाँ यथार्थ में वास्तविक। ठीक है, टाइम बाउंडेड मतलब समयबद्ध, क्या समय पे क्या होना चाहिए,
हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, विशिष्ट मापन, योग स्वीकार, यथार्थवादी संभव। ओके, इंग्लिश में याद करें इसे तो ज्यादा बेटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्यों के निर्धारण में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। मतलब क्या है, जब आप उद्देश्यों का निर्धारण करें, उद्देश्य कि भाई हमारे ये है, तो उनमें कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें कि आप भी उसमें भागीदार हों। ठीक है, जब आप भागीदार होंगे तो क्या होगा, आपको उद्देश्य समझ में आएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगला आता है प्रगति की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस। कि हमने प्रगति क्या की वो देखना, वही ये बता रहे हैं। ठीक, उपलब्धि का मूल्यांकन और पुरस्कृत करना, इवेल्युएट एंड रिवार्ड अचीवमेंट। आप मूल्यांकन करें हम सही चल रहे हैं या सही कौन कौन चल रहा है। ठीक है, मतलब मूल्यांकन होता है एक चीज का, जैसे आपका रिजल्ट आता है तब आपका मूल्यांकन होकर रिजल्ट आता है कि कैसे आपका परफॉर्मेंस रहा, तब आपको रिवार्ड मिलता है। ऐसे ही यहाँ जब आपके काम सही होंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। ठीक, पीटर ड्रकर में थोड़ा याद रखेंगे हम लोग, पीटर ड्रकर के 5 चरण एक बार ये अभ्यास है, अभ्यास नहीं है। यह एक विकास और सतत चक्र है जो संगठनात्मक उद्देश्यों को शुरुआती बिंदु के रूप में लेता है और इन्हें व्यक्तिगत स्तर पर अनुवादित करने की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, आप जो उद्देश्य लेते हैं व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें अनुवादित करते हैं, आप उन्हें समझाते हैं कि ये उद्देश्य हम सबके हैं। ठीक, ये चीज वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें स्मार्ट याद रखिएगा, बुक का नाम याद रखिएगा और इसमें कौन सी थ्योरी दे, बस इतना याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में थ्योरी आती है, पूछ लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ देखो हमारा टॉपिक हो चुका है। ठीक, अब जो नए स्टूडेंट हैं वो एक बार ध्यान दें, आपने ऐप डाउनलोड किया होगा, आपको नोट्स मिले अंजलि या नहीं, अंजलि यादव आपको नोट्स मिले या नहीं। अगर नहीं मिले हो तो आप ऐप में जाएंगे, ऐप ओपन करेंगे और वहां कंटेंट में जाएंगे, वहां आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सेकंड क्लास में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोल्डर बना होगा, अंजलि सेकंड क्लास में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोल्डर बना होगा या नोट्स का फोल्डर बना होगा, उसके अंदर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ए थिंकर सब मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ बताइए किसी भी स्टूडेंट की कोई भी डाउट हो। अच्छा, गांधी जी के नोट्स, बिल्कुल योगी अनु, आज हो सकता है अभी भेज दूं मैं। ठीक है, कल मॉर्निंग सुबह सुनो अंजलि, मॉर्निंग 6:30 पर गांधी जी का सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग ज्वाइन करेंगे। और आप लोग एक बार उस चैट बॉक्स में, ऐप पर जो चैट बॉक्स है वहां सब लोग बात करते हैं, तो उसमें आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा टाइम क्या रखा जाए। ओके, जिसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। यस गुलनाज क्या कह रही हैं आप, गुलनाज अच्छा कल वो है शायद ईद है ना। चलिए गुलनाज आपको ईद मुबारक है ना। तो कल एक क्लास देखते हैं हम लोग, बस गांधी का सेकंड पार्ट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, योगी अनु अपलोड हो जाएगी। ओके, थैंक यू गुलनाज। हाँ एक ही क्लास कर लेंगे, गांधी जी का पार्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, गांधी का जो सेकंड पार्ट है उसे हम लोग खत्म कर लेंगे कल। ठीक है, और याद रखिएगा अभी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा, जिसको भी कोई भी डाउट हो गांधी में तो आप हमसे पूछेंगे। ओके, और बताइए और किसी का कोई डाउट है। अंजलि आपका कोई डाउट तो नहीं है। और याद रखिएगा यहाँ हम लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट खत्म हो चुका है। ठीक है, यूनिट 9 खत्म। अब इस पे हम लोग रिवीजन करेंगे वीकली, 2 क्लास रहेंगी। ठीक है, इसके लिए नहीं तो एक्स्ट्रा लगा देंगे क्लास। क्या हुआ अंजलि,
ओके, 2 क्लास रहेंगी सप्ताह में रिवीजन के लिए पवेड का। ओके ओके, देखते हैं, कोशिश करते हैं सैटरडे ऑफ करने की। मैं बात करता हूँ सर से, अगर वो कहते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। जैसा होगा मैं मैसेज कर दूंगा सबको, ठीक है, उसी में चैट बॉक्स में। अंजलि 6:30 है, 6:30 बजे है मॉर्निंग। आप कह रही हैं 6 बजे, 6:30 पर भी तो लोग उठ के नहीं आ पाते हैं क्लास। ओके गुलनाज, ठीक है। चलिए, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ क्लास ओवर करें? बताइए जल्दी से। ओ ओके, तो एक बार जो चैट बॉक्स है उसमें सारे स्टूडेंट डिस्कस कर लें कि क्या टाइम उचित रखा जाए। नहीं तो तीनों क्लासें आप कहें शाम के कर दें, हम शाम के कर देंगे, ठीक। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर यही रहेगा टाइमिंग, फिर नहीं बदला जाएगा कोई भी। फिर अंजलि आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, है ना। एक क्लास ही तो देखनी है आपको रिकॉर्डेड, बकाया 6 से 7 है और एक है 8 से 9। चलिए अंजलि, ठीक है, तो फिर तीनों रहेंगी। किसी का कोई डाउट तो है नहीं? चलिए फिर कल मॉर्निंग मिलते हैं 6:30, ओके, सुबह। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा ना। इस बार हमको क्या लाना है, JRF, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला भाई। चलो, जिन लोगों ने पिछली बार एग्जाम दिया था, सिमरन आपने दिया था और कोमल आपने, तो याद रखिएगा जो भी उसमें आपकी गलतियां रह गई हैं, ठीक है, या फिर वो आप हमें बताएं तो उन पे हम लोग फोकस करें, ठीक है, तो इस बार आपका निकल जाए। और जिन लोगों ने नहीं दिया है वो लोग भी ध्यान दें, चीजें देखिएगा, PYQ लगाइएगा, उससे पता चलेगा कि कहाँ कमियां हैं। उन्हीं टॉपिक पे हम लोग जल्दी जल्दी से फोकस करेंगे और तुरंत JRF लेंगे। पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास में। वहां जो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं समझ में, जल्दी जल्दी से दीजिएगा, बढ़िया आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है कोमल सिमरन, ओके। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।